बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल स्मार्ट क्लासेस 77 पे। तो आपको तैयारी करवाई जा रही एएमआरएस की, और एएमआरएस में जो जनरल पेपर है, जनरल पेपर में आप देखेंगे आपको 10 नंबर की हिंदी आनी है। और 10 नंबर की हिंदी के लिए आपको पढ़ना क्या क्या है? संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और अपठित गद्यांश। इतने ही टॉपिक से 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 40% अंक प्राप्त करना होगा। और यह अनिवार्य है। यदि आप इस 40% अंक को प्राप्त नहीं करते हैं तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमारे रहते हुए ऐसा होने नहीं पाएगा, आप तो सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। और यदि आप हिंदी मुख्य विषय से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इतिहास से तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। बहुत अच्छे तरीके से नंबर आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इस नंबर को दिलाने के लिए हमने पूरा मेहनत किया है, मेहनत कर भी रहे हैं। इसकी पिछली क्लासेस हमारे चैनल पर अपलोड हैं, जाकर के उसे देखिए। लेकिन उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते चलिए, है ना। एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा। इस जनरल हिंदी में आप पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन देखिए इसमें क्या है, इस नंबर के आधार पर आपकी मेरिट नहीं बननी है। जैसे 10 नंबर की इंग्लिश आएगी, 10 नंबर की हिंदी आएगा, 10 दोनों में ही आपको 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। लेकिन इसको छोड़कर मेरिट बनाई जाएगी। इसलिए आप 4-5 प्रश्न सही कर लेंगे। दोनों में 5 प्रश्न, 4 मिनिमम तो 4 ही हैं, लेकिन 5-5, 6 से 7 लाने का प्रयास करिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो वो सारे नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। आप अच्छे तरीके से हमारे क्लास से पढ़ते रहिए। और आपने टारगेट किया है ये हमारे इसको, तो हिंदी शिक्षक यदि आप बनना चाहते हैं तो अभी हमारे और क्लासेस को देखते रहिए, जो अभी कुछ देर पहले भी अपलोड हो चुकी हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बहुत अच्छी क्लास अपलोड हुई, उसको जाकर देखिए। रीजनिंग की देखिए, जीएस की देखिए। उसके अलावा हिंदी और इतिहास की मुख्य विषय वाले जो हैं उनकी तैयारी भी करवाई जाए, तो उसे ज़रूर देखना हो चाहिए। आपको जाकर देखिए। मोटिवेशन पंक्ति है आपके लिए, हिम्मत मत खोना, अभी तुझे बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उन्हें भी तो करके दिखाना है। मित्रों, आपके आसपास परिवार में या गांव में कहीं भी कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि तुमको कुछ नहीं आता, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए आपको जवाब नहीं देना है, बल्कि करके दिखाना है। कैसे करके दिखाना? अपनी सफलता के माध्यम से आप जी जान से जुट जाइए, लगातार मेहनत करिए और सफल होकर के उन्हें जवाब दीजिए कि देखिए हमें जो करना था हमने कर दिया। मुँह से कुछ नहीं बोलना है ना। तो हिम्मत मत खोना, अभी तुझे बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उन्हें भी तो करके दिखाना है। तो आप हिम्मत बना के रखिए, हम तो आपके साथ ही हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जनरल हिंदी वालों के लिए, बहुत शानदार क्लास है ये। आप बताइए, इसका जवाब दीजिए पहले प्रश्न का। पद्मा निम्न में से किस शब्द की पर्यायवाची है? पद्मा एक शब्द दिया गया है। पद्मा किसकी पर्यायवाची? सरस्वती की है, चंचला की है, गिरजा की है, फिर लक्ष्मी की है। तो चंचला कहा जाता है लक्ष्मी को, गिरजा कहा जाता है किसको? पार्वती को कहा जाता है गिरिजा, यानी गिर यानी पर्वत, जानी उत्पन्न होने, पर्वत से उत्पन्न होने वाली पार्वती कहा जाता है। लक्ष्मी तो लक्ष्मी आप जानते ही हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा, पद्मा कहा जाता है सरस्वती को। सरस्वती को और क्या कहा जाता है? वीणा पाणी कहा जाता है, वीणा वादनी कहा जाता है। तो उसको भी आप याद करिए। ये देखो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म जो है, 2 जोड़े दिए गए, एक जोड़ा दिया गया है विलोम युग्म का, तो कौन सा सही है आपको बताना है। आदि का अनादि है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य है, कथ्य का पथ्य है, इष्ट का अनिष्ट है। सही है नहीं, बल्कि यहाँ पर सही नहीं होना चाहिए। कौन सा सही नहीं है आपको बताना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ध्यान से पढ़िए, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ते चलिए, जवाब देते चलिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका सी है वो सही हो जाएगा। सही यानी कथ्य का पथ्य युग्म सही नहीं, आपको यहाँ पर सही विलोम शब्द बताना था। यानी आदि का विलोम अनादि होता है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, इष्ट का अनिष्ट होता है। अनिष्ट नहीं बल्कि अनिष्ट है ये। लेकिन कथ्य का पथ्य नहीं होता है, ये गलत युग्म है। तो आपने इसका चयन कर लिया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। आगे बढ़िए। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आपको किसका चयन करना है? शुद्ध वर्तनी का। वर्तनी आपको बतानी है, आपके सिलेबस में शामिल है ये। आपको जो मुख्य परीक्षा है उसमें भी शुद्ध और अशुद्ध को रखा गया है। तो मुख्य परीक्षा वालों के लिए भी क्लास उतनी उपयोगी जितनी कि जनरल वालों के लिए है। तो पहला देखिए क्या है, शीर्षक, अनाधिकार, भुजंगानी या फिर चरमोत्कर्ष। इसमें से आपको बताना है कि अशुद्ध कौन सा है। शुद्ध नहीं, आपको बताना है यहाँ पर कि अशुद्ध कौन सा। इसको आ बना लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में हो जाता है इसे। और आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी इसका आंसर बता पाए। क्यों? शीर्षक, अनाधिकार, भुजंगानी, चरमोत्कर्ष, इसमें से ध्यान से पढ़िए। क्या हमने आपसे गलत कह दिया? देखिए, हम आपसे कह रहे हैं कुछ बताने के लिए, लिख रहे हैं कुछ और, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन बाद में उसे स्पष्ट करते हैं। तो आप सोचिए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना। आपको क्या शीर्षक सही लग रहा है आपको?
अनाधिकार सही लग रहा है, भुजंगानी सही है, फिर चरमोत्कर्ष सही है। क्या सही है आप सोच सके बताइए, क्योंकि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। भाई इसमें जो चरमोत्कर्ष है वही शुद्ध है। देखिए जो चरमोत्कर्ष है वही शुद्ध है, बाकी तीनों ही अशुद्ध हैं। शीर्षक को आप कैसे लिखते हैं, सा का फेर है भाई, है ना, सा को आप बदल दीजिए, शीर्षक गलत हो जाएगा। शीर्षक में आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, अनाधिकार नहीं बल्कि अनधिकार होता है ना। अब भुजंगानी नहीं बल्कि भुजंगनी होता है। तो इन सभी शब्दों को ध्यान से पढ़ते चले। ऑप्शन नंबर डी को आप सही कर लीजिए। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। किसका? अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। पुनरुत्थान, कवयित्री, यावत जीवन, उपलक्ष्य, ऐसा कौन सा है जो अशुद्ध है? 3 ऑप्शन आपको शुद्ध है और 1 अशुद्ध है। तो पुनरुत्थान जो है वो बिल्कुल सही है, कवयित्री भी सही है, यावत जीवन भी सही है। तो उपलक्ष्य आपका जो है वो क्या है? गलत है। उपलक्ष्य कैसे लिखेंगे? लिखें क्या यहाँ पे? चलिए लिखते हैं उपलक्ष्य को। उसके बाद आप लिखिए लक्ष्य। लक्ष्य किसी का नाम भी होता है। किसका नाम? आप कमेंट करके बताइएगा कि लक्ष्य किसका नाम है। तो उपलक्ष्य, तो उपलक्ष्य यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। लक्ष्य आपका है आपको नौकरी प्राप्त करना है ना, सभी का लक्ष्य होता है कुछ ना कुछ जीवन में। तो निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना, आपने चयन कर ही लिया। चलिए आगे बढ़िए। चंद्रमौली में कौन सा समास है? ये देखिए मित्रों, समास बताना है आपको। चंद्रमौली में कौन सा समास? बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है या फिर कर्मधारय है? तो कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, यानी कि एक की विशेषता एक के माध्यम से बताई जाएगी। जैसे आपका नील कमल हो गया, कमल की विशेषता है कि वह नीला है, नील कमल। किसका उदाहरण हो जाएगा? आपका हो जाएगा कर्मधारय का उदाहरण। द्विगु आप देखते हैं कि संख्यावाची होता है, संख्या आ जाता है, चौराहा, तिराहा। फिर द्वंद्व देखेंगे, द्वंद्व तो पहचानना बहुत आसान होता है, बीच में इसमें योजक चिन्ह लगा रहता है। भाई बहन यदि आप लिखते हैं, भाई बहन, तो बीच में आप लगा देते हैं योजक चिन्ह। उसी योजक चिन्ह से पहचान लेते हैं आप इसको। दोनों ही पद प्रधान होते हैं इसमें, भाई और बहन। और यह जो योजक चिन्ह है वह और के रूप में प्रदर्शित होता है। या आप इसका विच्छेद करेंगे तो भाई और बहन कह देंगे, और को हटा करके आप योजक चिन्ह लगा देते हैं, भाई बहन लिख देते हैं, माता पिता लिख देते हैं, तो वहाँ द्वंद्व समास हो जाता है। बाकी बचता है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? दोनों ही पद प्रधान नहीं होते बल्कि इसका अन्य पद प्रधान होता है। अब आप देखेंगे जैसे कि इसमें कहा गया है चंद्रमौली। चंद्रमौली का तात्पर्य क्या हुआ? जिसके मस्तक पर है चंद्रमा। तो चंद्रमा किसके मस्तक पर है? चंद्रमा को धारण किया है भगवान शिव ने। शिव जी के मस्तक पर जो है वो चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमौली किसे कहा जाता है? शंकर जी को कहा जाता है। वही डमरू वाले है ना, सीधे साधे, उन्हीं को कहा जाता है। बहुव्रीहि समास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हर हर महादेव, सावन का महीना भी चल रहा है ना। निम्न में से कौन सा संधि युग्म सही नहीं है? देखिए संधि युग्म आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। संधि विच्छेद और विच्छेदक वर्ड भी दिया गया है। तो विद्याधन आलय का संक्षिप्त रूप क्या हुआ? संधित रूप हुआ विद्यालय। दिन धन एस दिनेश, एक धन एक एक, राजा धन ऋषि राजर्षि। इसमें सही कौन सा नहीं है आपको बताना, कौन सा मिलता नहीं है। तो विद्याधन आलय विद्यालय, यह दीर्घ संधि का है। इसमें आप जानते हैं समान स्वरों के आने से स्वर जो है आपका दीर्घ हो जाता है। दिन धन एश, दिनेश हो गया, सही है, ये भी सही है। एक धन एक एक, वृद्धि संधि हो जाती है, वृद्धि संधि। लेकिन राजा धन ऋषि नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर राज धन ऋषि होता, तब आपका यह राजर्षि सही हो जाता। तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है और आप इसे थोड़े थोड़े बिंदुओं को ध्यान से पढ़ते चलिए, देखते चलिए, आपका प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। यानी यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही सुमेलित नहीं है। अब आप हमें ये बताएं कि दो स्वर हैं, जैसे देखिए आ हो गया यहाँ पर और ये भी आ हो गया। तो ये दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को कौन सी संधि कहेंगे? यानी जब स्वर और स्वर आपस में मित्रता कर लें और वहाँ पर एक अलग स्थिति पैदा हो जाए, तब आप उसे क्या कहेंगे? विकार मतलब होता है परिवर्तन। जब दो मिलेंगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा ही। उसी परिवर्तन को पूछा जा रहा है कि आप क्या कहेंगे? क्या आप व्यंजन संधि कह देंगे, विसर्ग संधि कह देंगे या फिर स्वर संधि कह देंगे? मित्रों स्पष्ट करते चले आपको कि यदि स्वर से स्वर का मेल होता है, यानी स्वर
धन स्वर हो तब वहाँ पर स्वर संधि होती है, लेकिन व्यंजन के बाद यदि स्वर या व्यंजन का मेल हो तो वहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आपका जो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। स्वर का स्वर से जब मेल होता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है, और स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर दीर्घ संधि, उसके बाद आप लिखेंगे वृद्धि संधि, फिर गुण संधि लिख देना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद क्या लिखेंगे? यड़ संधि लिख देंगे, फिर अयादि संधि लिख देंगे। मित्रों आपको एक सलाह देना चाहूँगी, वो सलाह ये है कि आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है। किसकी? हिंदी व्याकरण एवं साहित्य की। तो आपको जो व्याकरण वाला पोर्शन है उसकी प्रैक्टिस सेट लगभग 40 प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा उपलब्ध है वहाँ पर। तो आप उन सभी को जा कर के हल कर लीजिए, सभी को हमने सॉल्व भी करवाया है। तो वो सारे प्रश्न जब आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो संधि, समास, अलंकार, उसके अलावा आपको वर्णमाला से एक भी प्रश्न आप गलत करके नहीं आएंगे। सारे आप देखेंगे A to Z आपको सारे प्रश्न मिल ही जाने हैं। तो आप उसे भी सॉल्व करते चलिए और ये क्लासेस जो हमारी चल रही है उसे लगातार देखते रहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा पर्यायवाची युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना चाहिए कौन सा पर्यायवाची सही सुमेलित नहीं है। तो मधवा, जिमूत, करठ, पिसून, रक्तलोचन, हारिल, खरहा। तो बताइए खरहा और वरराज ये सुमेलित हैं कि नहीं हैं? अब आप पहले इन सभी को देख लीजिए। ये सारे जो बैठे हुए महोदय ये कौन कौन है? मधवा और जिमूत किसे कहा जाता है? तो भाई ये कहा जाता है इंद्र को ना, इंद्र को कहा जाता है। करठ और पिसून कहा जाता है कौवा को। रक्तलोचन और हारिल ये किसे कहेंगे आप? हारिल ये कहते हैं कबूतर को ना। सही है कि नहीं? बताते चलिएगा आप भी, थोड़ा हम भी कभी गलती कर सकते हैं, है ना। तो खरहा, देखिए अब तीनों तो सही हो गए। ये जब कोई खरहा है, खरहा को क्या कहते हैं? खरगोश कहते हैं। और वनराज कहा जाता है शेर को। यानी ये जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सही है कि नहीं? चेक कर लीजिएगा, आप भी थोड़ा आकलन करते रहिए अपनी पढ़ाई का। मार्तंड किसका पर्यायवाची है? मार्तंड, देखिए उदंत मार्तंड एक पत्रिका भी निकाली गई थी, वह पहली पत्रिका थी। लेकिन फिलहाल हम बात करें मार्तंड किसका पर्यायवाची है? पुत्र का है, कामदेव का है, सूर्य का है, या फिर इंद्र का है? पुत्र को कहा जाता है तनुज कहा जाता है, वंश बेटा कहा जाता है ना, वंश भी कहते हैं। कामदेव को क्या क्या कहते हैं? रतिपति कहते हैं, है ना। तो ये इनकी पर्यायवाची है। उसके अलावा सूर्य को क्या क्या कहा जाता है? दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। सूर्य को क्या कहा जाता है? दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। इंद्र को सचिपति कहा जाता है। उसके अलावा सुरेश कहा जाता है। तो आप इनको भी ध्यान से कंठस्थ करते चलिए, यानी कि याद करते चलिए। आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर मित्रों? ऑप्शन नंबर सी, यानी मार्तंड कहा जाता है सूर्य को। सूर्य का पर्यायवाची है मार्तंड। जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए इस संसार में बहुत प्रकार के प्राणी होते हैं, तो वो सभी प्राणियों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। भगवान ने सबकी संरचना की है। कोई एक ही बात को कई प्रकार से सोच लेता है, और कोई व्यक्ति जो होता है कई बात को एक ही प्रकार सोच लेता है, और कोई सोच ही नहीं पाता है। सबकी अपनी अपनी मति है। तो आप बताइए उसे क्या कहेंगे? क्या कूप मंडूक कह देंगे? कूप मंडूक, कुशाग्र बुद्धि कहेंगे, प्रत्युत्पन्न मति कहेंगे, या फिर मितव्ययी कहेंगे? मित्रों कूप मंडूक से हमें याद आया, जब हम लोग 9th या 10th में पढ़ा करते थे तो एक संस्कृत में कोई पाठ था, गंगदत्त न पुनरेति कूपम। मतलब गंगदत्त उसमें मेढक का नाम था, गंगदत्त पुनः कुएं में नहीं जाएगा, इस प्रकार उसका अर्थ था। तो कूप मंडूक का मतलब क्या होता है? कुएं का मेढक। कुएं का मेढक से क्या तात्पर्य हुआ? जो व्यक्ति एक ही प्रकार के परिवेश में, वातावरण में रह रहा हो, उसे बाहरी परिवेश के बारे में कोई ज्ञान ना हो, कोई जानकारी ना हो बाहरी दुनिया के बारे में, उसे आप कह सकते हैं कूप मंडूक। अब कुशाग्र बुद्धि, जिसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र हो। कुशाग्र यानी कुश का जो आगे का, कुश अगर पौधा आपने देखा होगा तो कुश का जो आगे का भाग होता है बहुत ही नुकीला होता है। तो जिस प्रकार से कुश के आगे का भाग नुकीला होता है, उसी प्रकार जिसकी बुद्धि नुकीली हो अर्थात तेज हो, उसे कहा जाता है कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला।
मितव्ययी का मतलब होता है जो कि बहुत ही सोच समझ कर पैसा खर्च करता हो, ज़्यादा अपव्यय ना करता हो, पैसों को बचाता हो, उसे मितव्ययी कहेंगे। अब इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति हो जाएगा। थोड़ा सा आपको कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, कोई बात नहीं, सब सामान्य प्रक्रिया है, होती रहती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। अशुद्ध और शुद्ध आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, तो आपको बताना है। यहाँ पर वाक्य है, चारों वाक्य में आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। भोला गेहूं पिसाने गया। आपका यह ग्रंथ अधिक विख्यात है। यह पुस्तक विद्वत्तापूर्ण लिखी गई है। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व महान है। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत है, आपको बताना है भाई। इसमें देखिए, भोला गेहूं पिसाने गए, ये देखिए हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोग भी सुनते होंगे, लोग कहते हैं कहाँ गए, तो आटा पिसाने गए। और जब आटा पहले से ही था, पिसाने क्या गए उसको, तो वो गलत हो जाता है। लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में कोई इसको ध्यान नहीं देता है कि क्या बोला जा रहा सही है वो गलत है। लोगों को वही सुनने की आदत पड़ चुकी है, उनको वही सही लगता है। तो इसलिए आप गलती नहीं करेंगे, नहीं परीक्षा में आपका गलत हो जाएगा। आपसे वहाँ एग्जाम्पल दे सकता है कि वह आटा पिसाने गया है, तो आप ध्यान दीजिए कि आटा नहीं पीसा जाएगा बल्कि गेहूँ पीसा जाएगा, है ना भाई। इसमें ऑप्शन नंबर बी, यह ग्रंथ अधिक विख्यात है, यह भी सही है। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व महान, यह भी सही है। लेकिन यह पुस्तक विद्वत्तापूर्ण लिखी, पूर्ण नहीं बल्कि विद्वत्तापूर्वक होनी चाहिए थी, तब यह सही हो जाता। अब विद्वत्तापूर्ण लिखी गई है तो यह गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, बाकी तीनों आपके सही हैं। चलिए अब आप फिर से इसमें निम्न में से शुद्ध वाक्य की पहचान करें। पहला ऑप्शन है, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी। कोई काम में असुविधा नहीं होगी। देखिए ध्यान से पढ़ते चले, कोई काम में असुविधा नहीं होगी। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। मैं आपके दर्शन करने आया था। आपको शुद्ध बताना है। तो उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी। प्राण हमेशा बहुवचन होता है, इसलिए प्राण नहीं होगा बल्कि प्राणों की बाजी लगा दी। क्या होगा, प्राणों की बाजी लगा दी। यदि आपने बहुवचन को पढ़ा होगा तो आप देखेंगे, जानते होंगे कि प्राण नहीं प्राणों लिखा जाएगा। उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री थे नहीं बल्कि कहा जाए लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, है ना। तो अब तब ये सही हो जाता, लेकिन अभी ये तीनों ही गलत हैं। सही क्या है, ऑप्शन नंबर डी, मैं आपके दर्शन करने आया था, ये जो है सही है, बाकी तीनों ही गलत हैं। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, अपने मस्तिष्क में बिठाते चले इसको। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर लिखा गया है, ये डा नहीं बल्कि ठा है। ठंडा करके खाओ, है ना, ठंडा करके खाओ। इसको मेरी मम्मी कहा करती हैं, ठंडा करके खाओ। अपने गांव की भाषा में कहते हैं जुड़वाई के खा, अवधी भाषा में बोला जाता है। तो डंडा नहीं बल्कि ठंडा है, ठंडा करके खाओ। लोकोक्ति का सही अर्थ बताना आपको। मित्रों लोकोक्ति है, लोक में प्रचलित जो उक्ति है उसी को कहा जाता है लोकोक्ति। लोक यानी कि समाज में, तो व्यवहार में इसे लाया जाता है। अब आप बताइए, ठंडा करके खाओ, गरम गरम नहीं खाना है तो आपको जीभ जल जाएगी। तो ठंडा करके जब आप खाएंगे, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, चालाकी समझ जाना, अधैर्य हो जाना, किसी के काम ना आना, या फिर धीरज से काम लेना। मित्रों यहाँ पर जो हो जाए ठंडा करके खाओ, यानी अगर कोई आपको स्वादिष्ट पदार्थ रखा हुआ है और बहुत गर्म है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए अधैर्य हो उठेंगे, आप बहुत जल्दी खाने के लिए विचलित हो उठेंगे। लेकिन यदि आप उसे खा लेंगे जल्दी से गरम गरम तो जल जाएंगे। ये ठंडा करके खाने का तात्पर्य क्या हुआ, धीरज से काम लेना। ठीक है, धीरज से काम लेना, यानी थोड़ा इंतजार करिए, उसके बाद आपको जो करना उस पर करिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप भी आराम आराम से पढ़ते चलिए, ठंडा करके खाइएगा, ठीक है, गरम गरम मत खाइएगा। चलिए अब आप बताइए, ऊधो की पगड़ी और माधव के सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है आपको। मतलब का संबंध क्षणभंगुर होता है, आडंबर अधिक पर सत्य कुछ नहीं, बुरी संगत से बुरा बन जाना, किसी एक का दोष दूसरे पर मढ़ना। देखिए ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब होता है आडंबर अधिक पर सत्य कुछ भी नहीं, बुरी संगत से और बुरा बन जाना,
यानी एक तो करेला और दूजे नीम चढ़ा, है ना। करेला वैसे भी कड़वा होता है, अगर नीम के पेड़ पर चढ़ गया तो और तीखा हो गया, कड़वा हो गया। और ऑप्शन नंबर डी है किसी एक का दोष दूसरे पर मढ़ना। यह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऊधो की पगड़ी माधव के सिर, यानी किसी एक का दोष किसी दूसरे के ऊपर मढ़ देना। यह इस उक्ति का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से पढ़ते चलिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं मिलेगा और ना ही आपकी परीक्षा में हमारी क्लास से बाहर एक भी प्रश्न आएगा। सारे के सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। वह बताइए, अंधे के हाथ बटेर लगना, बताइए इसका अर्थ क्या होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना आपको। क्या इच्छित वस्तु का प्राप्त हो जाना, इसके लिए होगा। चारों ओर कठिनाई ही कठिनाई, अचानक कोई वस्तु मिलना, गुड़ के विपरीत नाम। इन चारों को ध्यान से पढ़िए, फिर उसका जवाब दीजिए सही अर्थ क्या होगा। तो अचानक कोई वस्तु अगर किसी को मिल जाए तो उसी को लोग कहते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लगना, है ना। एक आंख से देखना, अब देखिए भाई, एक आंख से देखना, क्या कोई कोई तो व्यक्ति ही ऐसा होता है जिसके पास एक ही आंख रहते हैं, तो क्या आप उसे कह देंगे कि एक आंख से देखना। अब आप सोचिए, जो एक आंख वाला व्यक्ति है वो कैसे देखता होगा। हाँ, देखता भाई, दिखाई उसको भी उतना ही देता जितना दो आंख वालों को दिखाई देता है। किसी प्रकार कन्फ्यूजन में ना रहिए आप कि उसे कम दिखाई देगा, बल्कि उसे ज़्यादा ही दिखाई देता है। चलिए ऑप्शन को पढ़िए ध्यान से। आंख बंद करना, यानी मुंह दो आंख सकल जगमाही, बराबर मानना, होश में आना, या फिर नींद ना आना। नींद ना आना मतलब होता है आंख न लगना। एक मुहावरा है आंख न लगना, यानी कि नींद ना आना। तो एक आंख से देखना का मतलब क्या हुआ, बराबर मानना। देखिए, अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा दीजिए, जो एक वाला आंख वाला जो व्यक्ति होगा, मान लीजिए ये है चंगू महोदय। चंगू क्या है, उनको एक ही आंख है, इनकी एक आंख क्षतिग्रस्त हो गई है। तब ये चाहे जो देखेंगे इनको सब एक ही समान दिखाई देगा, मतलब सब बराबर ही दिखेगा। कुछ गड़बड़ी नहीं होगा, तब इनको भी समान रूप से दिखाई देगा जितना सबको दिखता है प्रायः। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बराबर मानना, मैंने सबको एक बराबर ही मानना, एक आंख से देखने का अर्थ हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आप बताएं, गुरु के समीप रहने वाला जो शिष्य होता है उसके लिए एक वाक्य क्या कहेंगे आप। अंतेवासी कह देंगे, एकांतवासी, अंतःपुर, ज्ञान पिपासु। ज्ञान पिपासु वह होता है जो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए इच्छुक हो। अंतःपुर रानियों का निवास स्थल जो हुआ करता था राजाओं के ज़माने में, उसे अंतःपुर कहा जाता था। और एकांतवासी जो अकेले में रहना पसंद करता, यानी एकांत में रहता हो, उसे एकांतवासी कहेंगे। गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को अंतेवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतेवासी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर क्या है, कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर ए सही है, इसको देख लीजिएगा। पीडीएफ में टाइप भी हुआ है, अच्छे तरीके से देखिए। और इस शानदार पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पर आइए। कौन से चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर पधारिए, वहाँ पर जाकर सर्च करिए आप SSC 77 को, उसमें ऐड हो जाइए। वहाँ पर आपको ये शानदार सी पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त हो जाएगी। किसी प्रकार का कोई चार्ज आपको नहीं देना है। कलत्र निम्न से किसका पर्यायवाची शब्द है, क्या राकेश का है, रविसुता, सलिल और औरत, किसका पर्यायवाची है, आप स्पष्ट करें इसको। तो यह जो है औरत का पर्यायवाची शब्द है। राकेश कहा जाता है किसको, चंद्रमा को कहा जाता है। और रविसुता किसे कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जवाब अवश्य दीजिएगा। निम्न में से सही समाज विग्रह कौन सा नहीं है, आपको बताना है कौन सा समाज विग्रह जो है वो सही नहीं है। तो चक्र पाणी, यानी चक्र है पाणी, पाणी मतलब होता है हाथ, चक्र है पाणी में जिसके, क्या यह सही है। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हों, इससे भी स्पष्ट करें। महान है जो आत्मा, उसे क्या कहेंगे सॉरी, थोड़ा सा व्यवधान हुआ, कोई बात नहीं। चौमासा यानी 14 मासों का समूह, इन सभी में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा समास है जो विग्रह सही नहीं है जिसका। देखिए चौमासा, चौमासा यदि आप जानते होंगे प्रयोग किया था, चौमासा का मतलब 14 महीने थोड़ी होता है, 4 माह होता है भाई। चौमासा का मतलब होता है 4 माह। हमारे यहाँ गांव में खेत को चौमस छोड़ा जाता है। चौमस का मतलब 4 महीने तक उसमें कुछ बुआई नहीं की जाती है, उसमें विभिन्न प्रकार की घासें उग जाती हैं। तो उस खेत की जुताई करवा कर जिसमें कोई फसल बोई जाती है तो फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये चौमासा है, 14 मासों का समूह नहीं है। इसका विग्रह गलत तरीके से किया गया है, यानी आपके प्रश्न का जवाब यह सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से
बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? नहीं है पर विशेष ध्यान देना आपको। चाहे आप बताएं, इस प्रश्न का जवाब दें, कौन सा नहीं है? क्या गजदंत नहीं है? गजदंत। तत्पश्चात आप देखेंगे तिरंगा, लोकप्रिय, वीणा पाड़ी। कौन सा ऐसा है जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? हमने आपको समास के बारे में अच्छे तरीके से बताया, और अधिक स्पष्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पर प्रैक्टिस उपलब्ध है। तो लोकप्रिय, लोकप्रिय का क्या मतलब होता है? लोक में जो प्रिय हो। आप सोचें गजदंत, गजदंत किसे कहा जाता है? गणेश जी को कहा जाता है। तिरंगा, हमारा तिरंगा झंडा है, कोई 3 रंग में आप चाहे जिसे रंग देंगे, हर किसी को तिरंगा आप नहीं कहेंगे। तिरंगा हमारे देश का झंडा है जो कि लहर लहर लहराता है, उसे ही आप तिरंगा कहेंगे। तो भाई ये तिरंगा देखिए। और वीणा पाड़ी कहा जाता है माँ सरस्वती को। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। इसलिए तीनों ही बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं, तो आप इसे सही कर लीजिए। गृहागत में कौन सा समास है? गृहागत आपको बताना है, कर्मधारय है, धारा नहीं बल्कि धारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, या फिर द्विगु है। सोचिए और बताइए। तो बताइए, आपने सोच लिया कि नहीं सोच? भाई गृहागत में कौन सा समास है? कर्मधारय तो कदापि नहीं है। तत्पुरुष है कि नहीं आप बताइए, हमको नहीं पता। द्वंद्व है कि नहीं, द्विगु है कि नहीं? चलिए थोड़ा सा व्याख्या करते हो तब आपकी बुद्धि खुल जाए। बुद्धि को खोलते हैं थोड़ा थोड़ा। द्विगु क्या होता है? यह संख्यावाची है। द्विगु संख्यावाची है। शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। द्वंद्व जो है योजक चिन्ह प्रयोग होता है उसमें। कर्मधारय में विशेषण और विशेष का संबंध होता है। तो बचता क्या है आपका? वेरी गुड, आपने दिमाग लगा लिया होगा, बहुत सही। तत्पुरुष समास ही है मित्रों। यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गृहागत में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आप इसे ध्यानपूर्वक से पढ़ लीजिए। अंग अंग टूटना, मुहावरे का क्या अर्थ है? देखिए, मुहावरा और लोकोक्ति जो होता है उसमें जो कहा जाता है उसका अर्थ वही नहीं निकलता है। अब अंग अंग टूटना का मतलब कोई ये ना समझ लो उसका सारा अंग टूट कर गिर गया। अंग अंग टूटने का मतलब क्या होगा? इन चारों में दिया गया है, उस चारों में से आपको पहचानना है। क्या सावधान कर देना है, ऊर्जावान होना है, बहुत थक होना है, जाना है, फिर परास्त हो जाना है। तो इन सब में जो सही जवाब हो जाएगा बहुत थक जाना। जब कोई व्यक्ति बहुत थक जाता है तो वह कहेगा अंग अंग टूट रहा है, यानी टूट थोड़ी ना गया है, दर्द कर रहा है। तो अंग अंग टूटना जो मुहावरा है उसका सही अर्थ हो जाएगा बहुत थक जाना। आप भी बहुत थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन थकना नहीं है आपको। अब की बार एक सीट हमार है ना, टारगेट करते पढ़ाई को जारी रखना है, लगातार खूब पढ़िए। नहीं ऐसे सुमेलित युग्म की पहचान करना है आपको। सुमेलित युग्म आपको पहचानना है। षटपद किसे कहेंगे? मुकुल और तमाल, निराहार, कटक, पराग और वसन। देखिए, षटपद और दुरेब कहा जाता है किसको? भंवरा को। किसको कहा जाता है? भंवरा को। तमाल को आप बताएंगे, निराहार को आप बताएंगे। लेकिन देखिए, इसमें क्या करना है, आपको ये बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो इसमें सारे ही षटपद भंवरे कहेंगे, मुकुल किसको कहेंगे? कली को कहेंगे, निराहार जो व्रत रखता हो, कटक मतलब जंगल, तमाल मतलब वृक्ष। तो इसमें आप देखेंगे कि ये सारे क्या हैं, सही हैं या गलत हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए। पराग जो होता है वो फूल के जो कण होते हैं उन्हें कहा जाता है। वसन कहा जाता है वस्त्र को। तो आपको इसमें से सही जोड़ा कौन सा है, सही जोड़े की पहचान करनी है, उसके लिए ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। ये पर्यायवाची को हमने अलग तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। षटपद और दुरेब जो है वो आपस में पर्यायवाची हैं, बाकी तीनों जो हैं वो अलग अलग हैं। निराहार का मतलब होता है उपवास, कटक मतलब होता है जंगल, मुकुल मतलब कली, तमाल मीन्स वृक्ष, पराग का मतलब होता है पराग कण, पुष्प के कण जो होते हैं, और वसन का मतलब होता है वस्त्र। तो ये छह जो है वो अलग अलग हैं, इसलिए ये सुमेलित नहीं करते हैं। बाकी पहला ऑप्शन जो है वो सुमेलित है। अब देखिए, घन बत्ती किसका पर्यायवाची है? क्या बिजली का है? घन बत्ती किसका है? बिजली का, किरण का, गंगा का, या फिर ब्रह्मा का? तो किरण, गंगा को क्या कहा जाता है? जाह्नवी कहा जाता है, भगीरथी कहा जाता है, और बिजली को दामिनी कहा जाता है। दामिनी, बिजली को क्या कहेंगे आप? दामिनी कहेंगे। ब्रह्मा को क्या कहा जाता है? सृष्टा कहा जाता है।
यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा घन बत्ती जो है वो बिजली का पर्यायवाची है। जैसे गांव देखिए आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, लोग बिजली को बत्ती भी कहा करते थे पहले। बत्ती आ गई, बत्ती मतलब बिजली आ गई है, तो घन बत्ती उसी का पर्यायवाची है बिजली का। दामिनी भी जिसे आप कहते हैं। तल्लीन में कौन सी संधि है? तल्लीन का जो संधि विच्छेद होता है तत् धन लीन होता है। तत् धन लीन बन जाता है तल्लीन। तो इसमें कौन सी संधि है आपको बताना है। क्या स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, दीर्घ है या फिर विसर्ग है? मित्रों यहाँ पर व्यंजन संधि है, क्योंकि व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो रहा है, इसलिए व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? आप बताते चले हमको। चलिए बताइए फटाफट से, कौन सा नहीं? जेब खर्च, गंगा जल, धर्म विमुख, रातों रात। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो जो रातों रात है वह तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। शेष तीनों ही, जेब खर्च, गंगा जल, धर्म विमुख, ये शेष तीनों तत्पुरुष समास है, रातों रात नहीं है। समास के संबंध में दिए गए अशुद्ध कथन का चयन करना है आपको। अशुद्ध कथन मित्रों ध्यान रखें आप इसको। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो तथा अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। सही है गलत है आप निर्धारित करें। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा उन्हें अलग करने पर या और अथवा का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका निर्धारण आप स्वयं करें। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष या पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में प्रथम पद प्रधान न होकर द्वितीय पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको उत्तर मिल गया होगा अभी तक, क्योंकि हमने इतना बता ही दिया। आज ही की क्लास में इतनी व्याख्या कर दी कि आपको गलत नहीं होना चाहिए। तो जी हाँ मित्रों, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। क्यों? जिस समास में प्रथम पद प्रधान ना होकर द्वितीय पद प्रधान होता, बल्कि बहुब्रीहि समास में ऐसा नहीं होता, बल्कि दोनों पद अप्रधान होते हैं और एक नया अन्य पद जो होता है वो प्रधान होता है। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? आप स्पष्ट कहते चले इसको। आहूत का अनाहूत होगा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, अभियुक्त का अभियोगी होगा या फिर आक्रमण का आक्रामक होगा। तो पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है कि आक्रमण का आक्रामक जो है वो सुमेलित नहीं है, शेष तीनों ही सुमेलित है। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द जो है वो युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। बताते चले इसको आप। अनुरक्त का विरक्त, अवज्ञा का अनुपालन, ऐच्छिक का अनिवार्य का ऐच्छिक और वैकल्पिक होगा या फिर अवरोध का अवरोधात्मक। यह देखें आप, ये तीनों तो सही हैं, लेकिन अवरोध का अवरोधात्मक नहीं होगा। क्या? अवरोध का अवरोधात्मक विलोम शब्द नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आप आगे बढ़ें, अगला प्रश्न सॉल्व करें। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सही सुमेलित नहीं है? इसका जवाब हमने दे दिया आपको, अवरोध और अवरोधात्मक। तो मित्रों आज की क्लास कैसी लगी आपको? आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इस चैनल पर लगातार पढ़ने के लिए, रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते चलिए और क्लास को शेयर करते चलिए। साथ ही साथ आप पिछले जितनी क्लासेस हैं उन सभी को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल में जो ऑल होता है ना उसको आप टिक कर दीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए और सारी क्लासों को आप देख सकें। तो आप हमारे साथ शानदार, जानदार, दमदार क्लासों को देखते रहिए। और जनरल स्टडीज क्लासेस जो है, जनरल पेपर आपको जो है 80 नंबर का है, उसकी क्लासेस भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। इतिहास विषय से मुख्य परीक्षा जो टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरे हैं सोशल से, उनके लिए भी क्लासेस चल रही हैं। और हिंदी से, ये दोनों मुख्य क्लासेस चल रही है। बाकी जनरल पेपर की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। तो आप अवश्य ही पधारें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।